लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में रहने वाला हमारा परिवार हमेशा खुशहाल नजर आता था। मेरे बड़े भैया राहुल पिछले 2 साल से दुबई में नौकरी करते हुए थे। घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी मेरी भाभी नेहा, जो बेहद खूबसूरत और समझदार औरत थी। उनकी गोरी चिट्टे, लंबे काले बाल और हमेशा मुस्कुराता चेहरा देखकर कोई भी उनका दीवाना हो जाए। भाभी की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन बच्चे का कोई इरादा नहीं था। भैया की नौकरी की वजह से दोनों को जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था। घर में माँ, छोटा भाई रोहन, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, और मैं रिया रहते थे। रोहन अभी स्कूल जाता था, तो घर में पुरुष तो बस भैया ही थे जो दूर थे। मेरी शादी नवंबर में तय हो चुकी थी। मंगेतर अर्जुन भाभी के दूर के मामा जी का बेटा था, एक अच्छी जॉब वाला समझदार लड़का। शादी को 6 महीने बाकी थे, लेकिन तैयारी जोर शोर से चल रही थी। भाभी और माँ रोज बाजार जाती, साड़ियाँ, जेवर, मेकअप सामान खरीदती। लखनऊ का बड़ा बाजार हजरतगंज हमारा फेवरेट स्पॉट बन गया था। भैया के ना आने पर रातें मैं भाभी के कमरे में ही बिताती। उनका कमरा सुंदर था, 2 अलमारियां, एक बड़ी जिसमें कपड़े मेकअप भरा था और एक छोटी जो हमेशा लॉक रहती। भाभी कहती, रिया, ये शादी के जेवर और जरूरी कागजात हैं। रातें हम हंसी मजाक में कटती। कभी भैया का फोन आता तो भाभी दूसरे कमरे में चली जाती, घंटों बात करती। मैं भी अर्जुन से फोन पर गपशप करती। 3 महीने ऐसे ही बीत गए। भैया के आने में 2 महीने बाकी थे। एक रात करीब 1 बजे मेरी आंख खुली। भाभी बिस्तर पर नहीं थी, फोन भी वहीं पड़ा था। मैं उठी, बाहर देखा तो बाथरूम से उल्टी की आवाज आ रही थी। भाभी, सब ठीक? मैंने पुकारा। भाभी बाहर आई, चेहरा पीला। कल हजरतगंज में कुछ उल्टा सीधा खा लिया, बदहजमी हो गई थी। दवा ले ली, अब ठीक हूं। मैंने यकीन किया, लेकिन मन में हल्का शक हुआ। सुबह भाभी माँ के साथ बाजार न जाकर अकेले निकल पड़ी। मैं साथ जाना चाही, लेकिन उन्होंने बहाना किया, रिया तू घर संभाल, शाम तक आ जाऊंगी। मैंने घर का काम निपटाया और भाभी के कमरे में घुस गई। छोटी अलमारी का मन किया, चाबी नहीं मिली तो घर की पुरानी नई चाबियां इकट्ठी की। आखिर एक पुरानी चाबी फिट हो गई। अंदर गहने, भैया भाभी के डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ दवाइयां। मैंने मोबाइल से फोटो खींची और अलमारी बंद कर दी। उन दवाओं को पहचाना। 3 साल पहले कॉलेज में मेरी गलती हो गई थी। बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, गर्भ ठहर गया। भाभी ने ही मुझे ऐसी दवाइयां दी थीं गर्भ साफ करने की। किसी को नहीं बताया। सर्च किया तो पता चला ये 2-3 महीने के गर्भ के लिए है। मन डूब गया। कचरे में खंगाला तो खाली रैपर मिले। भैया 1 साल से दुबई में, भाभी मायके भी नहीं गई। घर में तो रोहन ही था, वो बच्चा। भाभी प्रेग्नेंट? शक की आग लग गई। पूरे दिन परेशान रहीं। भाभी शाम को थकी लौटी। भाभी, इतना टाइम कहाँ? तेरी शादी का सामान लेने में देर हो गई। लेकिन मुझे लगा मैटरनिटी हॉस्पिटल गई होंगी। रात बिस्तर पर मैंने कहा, भाभी, तुम मेरी भाभी से ज्यादा दोस्त हो। 3 साल पहले तुमने मेरा राज रखा, एहसान कभी ना चुका पाऊंगी। भाभी हंस पड़ी, रिया तो मेरी छोटी बहन जैसी है। तभी फोन बजा, भैया का फोन, कहकर भाभी बाहर चली गई। शक हुआ। मैंने भैया को कॉल किया, भैया कैसे हो? टिकट कंफर्म, 30 तारीख को आ रहा, तेरी भाभी को बताने वाला था। मैंने कहा भाभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाना, डायमंड नेकलेस, लेकिन मत बताना। भैया हंसे, ठीक है पगली, कल आइडिया मैसेज कर देना। मैं बाहर झांकी, भाभी फोन पर। भैया से तो बात हुई, ये किससे? शक पक्का। सोचा भाभी धोखेबाज है या जवानी का जोश। अगले दिन रिश्तेदार आए, भाभी किचन में बिजी। भाभी, अर्जुन से बात कट गई, फोन दो, चार्ज में है, बाद में। भैया के आने में 3 दिन। मैंने बाजार का बहाना किया, माँ भाभी गईं। अलमारी खोली, शादी एल्बम में भैया भाभी की फोटो के नीचे एक पुरानी फोटो, भाभी और अर्जुन की, कॉलेज टाइम की। होश उड़ गए। अर्जुन भाभी का आशिक, प्रेग्नेंट भी इन्हीं से। भैया को धोखा, मुझे भी। फोटो क्लिक की, सबूत है। रोई बहुत। याद आया भाभी ने ही अर्जुन का रिश्ता जोड़ा था। प्लानिंग थी, शादी की आड़ में अफेयर चले। भैया कल आ रहे, फोन 2 दिन से बंद। शाम भाभी लौटी, रिया ये झुमके ट्राई कर, न पसंद तो मैं रख लूं। मैं गुस्से से किचन चली गई। भाभी पीछे आई, फोन क्यों बंद? अर्जुन मार्केट में फोन कर रहा था। गुस्सा फूटा, फोटो दिखाई, तुम और अर्जुन ने धोखा दिया है, कल भैया को सब बताऊंगी। भाभी सन्न रह गई। कमरे में आई, 1 मिनट सुनो, सजा दे देना बाद में। अर्जुन मेरे मामा का बेटा, बचपन साथ खेले, कॉलेज में पसंद था। शादी भैया से हो गई। 1 साल पहले पता चला अर्जुन कुंवारा। तेरे लिए रिश्ता जोड़ा
उसके घर वाले राजी? मैं चिल्लाई, शादी की आड़ में अफेयर, दवाइयां गर्भ साफ करने की। भाभी बोली। भाभी की आवाज अचानक बहुत धीमी हो गई। वो पलंग पर बैठ गईं, जैसे पैरों में जान ही न बची हो। रिया, दवाइयां मेरे लिए नहीं थीं, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं हंस पड़ी, कड़वी टूटती हुई हंसी। तो फिर किसके लिए थी भाभी? भैया दुबई में है और घर में तो। मेरी जबान रुक गई। भाभी ने तुरंत मेरी बात काट दी। रोहन का नाम मत लेना। उनकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो फिर भाभी उठी, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। जो सच है वो तुम सह नहीं पाओगी, उन्होंने कहा, और अगर भैया को पता चला तो ये घर बिखर जाएगा। मैं कांप रही थी। मुझे सच चाहिए अभी। भाभी ने अलमारी से एक फाइल निकाली, वही छोटी अलमारी। उसमें कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स, एक अल्ट्रासाउंड की रसीद और एक नाम लिखा था। लेकिन वो नाम न भैया का था न अर्जुन का। मैंने कागज छीना। ये किसका नाम है? भाभी की आवाज फुसफुसाहट बन गई। जिसे तुम कभी शक के दायरे में भी नहीं लाओगी। तभी बाहर दरवाजा खटका। मां की आवाज आई, नेहा, दरवाजा क्यों बंद है? भाभी ने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ में विनती भी थी और धमकी भी। रिया, उन्होंने कहा, अगर आज तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी शादी, तुम्हारा अतीत सब सामने आ जाएगा। मेरा दिल बैठ गया। 3 साल पुराना राज जिसे सिर्फ भाभी जानती थी। दरवाजे के बाहर मां खड़ी थी। कल भैया आने वाले थे और जिस नाम ने मेरी रूह हिला दी थी वो अभी तक मेरे गले में अटका था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और भाभी की आंखों में झांका। अब सवाल ये नहीं था कि भाभी ने धोखा दिया या नहीं। सवाल ये था कि इस घर में असली खेल कौन खेल रहा है। मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी। मां ने झांक कर देखा। क्या बात है, अंदर इतनी देर से क्या कर रही थी? भाभी ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। कुछ नहीं मम्मी, रिया की शादी की लिस्ट देख रहे थे, ये घबरा रही है। मां चली गईं, लेकिन कमरे में जो सन्नाटा बचा वो चुभने लगा। मैंने धीरे से पूछा, जिस नाम की बात कर रही थीं वो कौन है? भाभी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कागज फिर से पढ़ा। नाम साफ था, डॉक्टर समीर वर्मा। मेरे दिमाग में झटका लगा। ये तो पापा के पुराने दोस्त का बेटा है, वही जो हर महीने घर आता है हेल्थ चेकअप के बहाने। भाभी की आंखें झुक गईं। रिया, कुछ रिश्ते दिखते जैसे हैं वैसे होते नहीं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तो दवाइयां, अस्पताल, फोन कॉल, सब। उन्होंने बीच में काट दिया। सच जानना चाहती हो तो एक बात समझ लो, ये कहानी जितनी गंदी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आई। मैं खिड़की तक भागी। सफेद कार और उसी से उतरते हुए डॉक्टर समीर। भाभी ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। अब जो होगा वो तुम्हारे फैसले पर टिका है। कैसा फैसला? मैंने फुसफुसाया। अगर तुम चुप रहीं, उन्होंने कहा, तो सब वैसा ही चलेगा। शादी, भैया की वापसी, इज्जत। और अगर नहीं? भाभी की आवाज पहली बार कांपी। तो जो दबा है वो सब बाहर आएगा और तब कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर समीर दरवाजे पर थे। मां आवाज दे रही थी, नेहा बहू, डॉक्टर आए हैं। मैं भाभी के चेहरे को देख रही थी। वो वही औरत थी जिसने कभी मेरा सबसे बड़ा राज बचाया था, और शायद वही औरत थी जो अब इस घर का सबसे बड़ा राज छुपा रही थी। भैया कल आने वाले थे। अर्जुन का फोन लगातार बंद था और इस घर में अब हर मुस्कान नकली लग रही थी। डॉक्टर समीर ने कमरे में कदम रखा और मुझे देखते ही हल्का सा चौंक गए। ओह, रिया, तुम भी यहीं हो? उसकी आवाज में वो बात थी जो सिर्फ डर नहीं, पहचान भी थी। मैं समझ गई, खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था और मैं अब सिर्फ गवाह नहीं थी, मैं हिस्सा बन चुकी थी। डॉक्टर समीर कमरे में 2 कदम आगे बढ़े। नेहा, रिपोर्ट दिखा दो, देर हो रही है। उनकी आवाज सामान्य थी लेकिन उनकी आंखें मुझसे बचकर चल रही थीं। भाभी ने फाइल उठाई मगर हाथ कांप गया। मैंने पहली बार उन्हें इतना असहाय देखा। मां बाहर ही रुक गईं।
मैं चाय लेकर आती हूं, कहकर वो किचन में चली गई। दरवाजा बंद होते ही डॉक्टर समीर का लहजा बदल गया। तुमने रिया को सब क्यों दिखाया? भाभी ने धीमे मगर सख्त स्वर में कहा। क्योंकि अब बात मेरे हाथ से निकल रही है, मैंने आगे बढ़कर कहा। अब कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, साफ बताइए, ये दवाइयां, ये रिपोर्ट्स किसके लिए थीं? डॉक्टर समीर ने गहरी सांस ली। जिसके बारे में तुम सोच रही हो उसके लिए नहीं। तो किसके लिए? मैंने जोर देकर पूछा। वो कुर्सी पर बैठ गए। रिया, कभी कभी सच बताने से पहले यह देखना पड़ता है कि सच किसे तोड़ देगा और झूठ किसे बचा रहा है। मेरी आवाज फटने लगी थी। भाभी ने मेरी तरफ देखा। रिया, ये दवाइयां मेरे लिए थीं, लेकिन बच्चा वो भैया का नहीं था। कमरे में जैसे हवा रुक गई। मैंने सुन्न होकर कहा, तो फिर? डॉक्टर समीर ने बात पूरी की। वो बच्चा एक एक्सीडेंट का नतीजा था। मैं चौंकी। एक्सीडेंट? भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। 6 महीने पहले जब मैं लखनऊ से बाहर गई थी, एक हादसा हुआ था। पुलिस केस बनता, बदनामी होती। समीर ने मेरी मदद की, डॉक्टर के तौर पर। सिर्फ डॉक्टर? मेरी आवाज में कड़वाहट थी। डॉक्टर समीर उठ खड़े हुए। अगर तुम्हें शक है तो पूछ लो। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। तो अर्जुन की फोटो? भाभी ने सिर झुका लिया। वो पुरानी है, लेकिन अगर भैया ने देख ली तो वो फर्क नहीं समझेंगे। तभी बाहर मोबाइल की घंटी बजी। भाभी का फोन। उन्होंने स्क्रीन देखी और चेहरा सफेद पड़ गया। भैया का कॉल। डॉक्टर समीर ने तुरंत कहा, मत उठाओ, अभी नहीं। मैंने कहा, उठाइए। भाभी ने कॉल रिसीव किया। स्पीकर ऑन था। भैया की आवाज आई, नेहा, मैं आज ही आ रहा हूं। फ्लाइट पहले मिल गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी ने कांपती आवाज में कहा, आज? हाँ, भैया बोले। और एक बात, मुझे सब पता चल गया है। कॉल कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर समीर ने फुसफुसा कर कहा, किसी ने मुंह खोला है। भाभी की नजर मुझ पर टिक गई। उस नजर में सवाल था और डर भी। और मुझे समझ आ गया, असली तूफान अब शुरू होने वाला है। भैया की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे सब पता चल गया है। फोन कटते ही भाभी कुर्सी पर बैठ गईं। डॉक्टर समीर की पेशानी पर पसीना था। मैंने धीमे लेकिन साफ शब्दों में पूछा, भैया को कौन सा सबूत मिला है? डॉक्टर समीर ने जेब से मोबाइल निकाला। आज सुबह मुझे एक ईमेल मिला था, पर मैंने सोचा कोई मजाक है। उन्होंने स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। ईमेल में सिर्फ 3 चीजें थीं। 1, अल्ट्रासाउंड की फोटो। 2, भाभी का हॉस्पिटल एंट्री रिकॉर्ड। और सबसे खतरनाक, एक सीसीटीवी स्टिल जिसमें भाभी अस्पताल के बाहर किसी आदमी के साथ दिख रही थी। वो आदमी डॉक्टर समीर नहीं था। मेरे मुंह से बस इतना निकला, ये कौन है? भाभी ने फोटो देखी और चीख निकलते निकलते रुक गई। ये संभव नहीं, ये आदमी तो... उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया। मैंने जोर दिया, कौन भाभी? उन्होंने आंखें बंद कर लीं। भैया का दोस्त, जो दुबई में उनके साथ काम करता है। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मतलब? मेरी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर समीर ने कहा, अगर यह सबूत भैया तक पहुंचा है तो वो सिर्फ धोखे की बात नहीं सोच रहे होंगे, वो ये भी सोच रहे होंगे कि साजिश कितनी पुरानी है। तभी बाहर गेट खुलने की आवाज आई। मां की आवाज आई, रिया, कोई कुरियर आया है, नाम राहुल का है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा लिया। अंदर एक पेन ड्राइव थी और एक छोटा सा नोट। घर पहुंचने से पहले मैं सच देखना चाहता हूं। अगर तुम निर्दोष हो तो बोलना, अगर नहीं तो चुप रहना ही बेहतर है। भाभी फूट फूट कर रो पड़ी। रिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो दिख रहा है वो सच से ज्यादा खतरनाक है। मैंने पेन ड्राइव हाथ में पकड़ी। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है, वीडियो, रिकॉर्डिंग या ऐसा कोई सच जो इस घर को हमेशा के लिए तोड़ देगा। एक बात साफ थी, भैया को सबूत मिला है, पर वो सबूत पूरा सच नहीं है। और अब सवाल ये नहीं था कि भाभी दोषी हैं या नहीं। सवाल ये था कि किसने ये खेल शुरू किया और क्यों। मैंने बिना कुछ कहे लैपटॉप खोला। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग अजीब तरह से शांत था।
जैसे अंदर कुछ टूट चुका हो। पेन ड्राइव लगाते ही एक फोल्डर खुला। नाम था ट्रूथ बिफोर रिटर्न। उसी नाम ने बता दिया कि भैया ये सब कितनी ठंडे दिमाग से कर रहे थे। अंदर 4 वीडियो फाइलें थीं, तारीख के हिसाब से रखी हुई। मैंने पहली फाइल प्ले की। स्क्रीन पर लखनऊ का वही अस्पताल दिखा, बाहर की पार्किंग, टाइम स्टैम्प साफ था। वही दिन जब भाभी ने बाजार का बहाना किया था। कैमरा जूम करता है, भाभी बाहर आती दिखती हैं, चेहरा ढका हुआ नहीं बल्कि थका हुआ। तभी फ्रेम में एक आदमी आता है, लंबा दुबला, चेहरे पर मास्क। वो आदमी भाभी से 2 कदम दूर रुकता है, कुछ कहता है और भाभी का चेहरा सख्त हो जाता है। वीडियो में आवाज नहीं थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। ये कोई मुलाकात नहीं थी, ये सामना था। भाभी पीछे हटती हैं, वो आदमी आगे बढ़ता है और तभी एक और चेहरा फ्रेम में आता है, अर्जुन। मेरा दिल धक से रह गया। अर्जुन उस आदमी के सामने खड़ा होता है, दोनों के बीच तीखी बहस होती है, हाथ उठते हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। वीडियो यहीं कट जाता है। दूसरी फाइल अपने आप चल पड़ी। इस बार इंडोर कैमरा था, अस्पताल का कॉरिडोर। भाभी एक बेंच पर बैठी हैं, सिर झुका हुआ, हाथ में रिपोर्ट। अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा है, लगातार फोन पर बात कर रहा है। तभी वही मास्क वाला आदमी कॉरिडोर में आता है, अर्जुन की ओर इशारा करता है और कुछ कहता है। अर्जुन का चेहरा लाल हो जाता है, वो फोन काटकर उस आदमी की तरफ बढ़ता है, लेकिन भाभी अचानक उठकर अर्जुन का हाथ पकड़ लेती हैं। इस बार कैमरे में ऑडियो था। भाभी की आवाज साफ सुनाई देती है, ये सब बंद करो, अगर एक शब्द भी बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। आदमी ठहाका लगाता है और कहता है, खत्म तो तब होगा जब राहुल को सब पता चलेगा। मेरा सिर घूम गया, मतलब भैया का नाम इस खेल में बहुत पहले से था। तीसरी फाइल ने पूरी तस्वीर को और काला कर दिया। यह वीडियो दुबई का था। एक छोटा सा कमरा, सामने राहुल, मेरे भैया। वो कैमरे की तरफ नहीं देख रहे बल्कि सामने रखे टैबलेट पर वही अस्पताल के फुटेज चल रहे हैं। बैकग्राउंड में किसी और की आवाज है, वही आदमी, अब बिना मास्क, चेहरा साफ दिखता है। मैं उसे पहचान गई, भैया का वही दोस्त जिसे हम सब परिवार जैसा मानते थे। वो आदमी कह रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था राहुल, घर दूर है, सच छुपाना आसान नहीं। भैया पहली बार कैमरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द है। वो कहते हैं, अगर नेहा ने कुछ भी गलत किया है तो मैं खुद सजा दूंगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो। वीडियो यहीं रुक जाता है, अधूरा, बिल्कुल भैया की हालत की तरह। चौथी और आखिरी फाइल ने सब कुछ उलट दिया। ये एक रिकॉर्डेड कॉल थी, तारीख 2 दिन पहले की। आवाजें साफ थीं। अर्जुन बोल रहा था, तुम भैया को ब्लैकमेल कर रहे हो, ये खेल अब बहुत आगे निकल गया है। जवाब में वही आदमी हंसता है, खेल, ये तो सौदा है, या तो पैसा या सच। अर्जुन की आवाज भारी हो जाती है, नेहा को इसमें मत घसीटो। गलती मेरी थी कि मैंने बीच में पढ़ने की कोशिश की। ये सुनते ही मेरे हाथ से माउस छूट गया। मतलब भाभी केंद्र में थीं, लेकिन खिलाड़ी नहीं, मोहरें थीं। कॉल के आखिर में वो आदमी कहता है, राहुल भारत लौट रहा है, उससे पहले फैसला कर लो। लैपटॉप बंद होते ही कमरे में सन्नाटा टूटने लगा। भाभी रो नहीं रही थी, उनकी आंखें सूखी थी, जैसे आंसू भी थक गए हों। डॉक्टर समीर चुपचाप खड़े थे। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि मामला उनके हाथ से बहुत पहले निकल चुका था। मेरे अंदर एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, भैया को जो सबूत मिला था वो सच का सिर्फ आधा हिस्सा था, और जो आधा छुपा था वही सबसे ज्यादा खतरनाक था। बाहर से मां की आवाज आई, रिया, गाड़ी की आवाज आ रही है। मेरा दिल बैठ गया। भैया समय से पहले आ चुके थे, और अब इस पेन ड्राइव के बाद कोई भी मासूम नहीं बचा था, न भागी, न अर्जुन, न वो दोस्त, और शायद मैं भी नहीं। कहानी यहीं नहीं रुकी थी। असली टकराव अब दरवाजे के उस पार खड़ा था। दरवाजा खुलते ही भैया अंदर आए। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न हैरानी, बस एक थका हुआ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो तब आता है जब आदमी सच सुनने के लिए खुद को तैयार कर चुका होता है। मां आगे बढ़ी, राहुल, अचानक? भैया ने बस सर हिलाया और सीधा कमरे की तरफ चले आए। उनकी नजर सबसे पहले लैपटॉप पर गई, फिर पेन ड्राइव पर, और आखिर में भाभी पर। उस पल मुझे लगा जैसे पूरा घर सांस रोककर खड़ा है। भैया ने शांति से कहा, नेहा, बैठो, आज कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सच। भाभी बैठ गई। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उन्होंने पूरा सच बताया,
कैसे भैया के दोस्त ने एक छोटी सी कमजोरी को हथियार बना लिया, कैसे डर और बदनामी के नाम पर ब्लैकमेल शुरू हुआ, कैसे अर्जुन ने बीच में पड़कर हालात और उलझा दिए, और कैसे हर कोई किसी न किसी को बचाने के चक्कर में गलत फैसले लेता चला गया। कोई अफेयर नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, बस डर था, इज्जत खोने का, परिवार टूटने का और सच सामने आने का। भैया चुपचाप सुनते रहे। जब सब खत्म हुआ तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें छुपाने की कोशिश सबसे बड़ी गलती होती है। फिर उन्होंने फोन उठाया और अपने उस दोस्त को कॉल किया। स्पीकर ऑन था। भैया ने सिर्फ इतना कहा, जो करना था कर लिया, अब पुलिस से बात मैं करूंगा। कॉल कटते ही मां घबरा गईं, लेकिन भैया ने उन्हें संभाला। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ सामने आया। ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज हुआ, सच सामने आया, बदनामी का डर सच से छोटा साबित हुआ। समाज ने बातें की, रिश्तेदारों ने उंगलियां उठाईं, लेकिन परिवार बच गया, क्योंकि इस बार किसी ने झूठ का सहारा नहीं लिया। अर्जुन ने खुद सामने आकर माफी मांगी। उसने माना कि उसका डर और गलत समय पर दखल सब कुछ बिगाड़ गया। मेरी शादी टली, टूटी नहीं। भैया ने मुझसे कहा, शादी रिश्ता है, समझौता नहीं। अगर सच सह नहीं सकते तो झूठ के साथ जी भी नहीं पाओगी। भाभी धीरे धीरे संभली। मां ने भी सीखा कि सवाल पूछना रिश्तों को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें बचाता है। डॉक्टर समीर ने दूरी बना ली। उन्होंने भी समझा कि हर मदद सही नहीं होती, खासकर जब वो सच से भागने में इस्तेमाल हो। समय बीत गया, घर फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उस शांति में नकाब नहीं था। मैंने उस पेन ड्राइव को आखिरी बार देखा और भैया के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, क्योंकि कुछ सबूत अदालत के लिए होते हैं और कुछ सबक जिंदगी के लिए। इस कहानी का अंत किसी एक की जीत या हार नहीं था, बल्कि एक सीख थी। डर के कारण छुपाया गया सच देर सबेर जहर बन जाता है, और समय रहते बोला गया सच, चाहे कितना भी कड़वा हो, परिवार और इंसानियत को बचा लेता है। यही हमारी कहानी का अंत था, और शायद किसी और की शुरुआत।